नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर धारा जी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2018, 2019 और 2020 इन तीनों वर्षों के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न का कब हो रहा है, देशज और अनुकरण वाचक शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक की एक एक उदाहरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर पहला का ख क्या बोल रहा है, वर्ण संयोजन एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला का कब बोल रहा है कि देशज और अनुकरण वाचक शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। तो हमको जानना है कि आखिर देशज शब्द किसे कहा जाएगा और अनुकरण वाचक शब्द किसे कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसे देशज शब्द कहा जाएगा, देशज शब्द, और किसे आपका अनुकरण वाचक शब्द कहा जाएगा। अनुकरण वाचक शब्द, देशज शब्द और अनुकरण वाचक शब्द के बारे में जानते हैं, आखिर किसे कहा जाता है। तो वे शब्द जो देसी भाषाओं से या क्षेत्रीय भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हुए हैं उसे ही क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। तो वे शब्द जो देसी भाषाओं, वे शब्द जो देसी भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं से आकर या क्षेत्रीय भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हुआ है, हिंदी में शामिल हुए हैं या शामिल हुआ है, हिंदी में शामिल हुए हैं, क्या कहलाता है आपका, देशज शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है जी, देशज शब्द कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, वे शब्द जो देसी भाषाओं से या क्षेत्रीय भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हुए हैं उसे ही क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, उदाहरण की बात करता हूं, आपसे उदाहरण भी पूछा गया है, जैसे कि पगड़ी हो जाएगा, पगड़ी के बाद कबड्डी हो जाएगा, कबड्डी के बाद आपका उठपुटांग हो जाएगा। ये सब कैसा शब्द है, ये सब आपका देशज शब्द है। ठीक है, तो वे शब्द जो देसी भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हुए हैं वही क्या कहलाता है, आपका देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुकरण वाचक शब्द किसे कहा जाएगा, तो वे शब्द जिसका निर्माण ध्वनियों के अनुकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुकरण वाचक शब्द किसे कहेंगे, तो वे शब्द जिसका निर्माण ध्वनियों के, वे शब्द जिसका निर्माण ध्वनियों के अनुकरण के द्वारा किया जाता है, ध्वनियों के अनुकरण के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है जी, आपका अनुकरण वाचक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकरण वाचक शब्द कहलाता है, अनुकरण वाचक शब्द कहलाता है, ये आपको याद रखना है, कहलाता है। अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका जैसे कि फड़फड़ाना, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, फड़फड़ाना। क्या हो जाएगा, फड़फड़ाना। आगे समझ में कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन ही याद करना है आपको। देशज शब्द किसे कहेंगे, तो वे शब्द जो देसी भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हुए हैं उसे ही देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आपका पगड़ी हो गया, कबड्डी हो गया, उठपुटांग हो गया, मैंने एग्जाम्पल बताया। अनुकरण वाचक शब्द किसे कहेंगे, वे शब्द जो जिसका निर्माण ध्वनियों के अनुकरण के द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचक शब्द कहलाता है, जैसे कि फड़फड़ाना। ठीक है, आगे समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन का क हमने सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन का ख क्या बोलता है, देखो ख बोलता है आपका वर्ण संयोजन एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बोला जा रहा है, वर्ण संयोजन एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए अब जानते हैं किसे वर्ण संयोजन कहा जाएगा और किसे आपका वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर वर्ण संयोजन किसे कहेंगे और वर्ण किसे कहा जाएगा। देखो जी, चलिए देखिए, वर्ण संयोजन किसे कहा जाएगा, वर्ण संयोजन, तो वर्ण संयोजन किसे कहेंगे, जब वर्णों को संयोजित करके एक पद या शब्द का निर्माण किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है, आपका वर्ण संयोजन कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि जब वर्णों को संयोजित करके, जब वर्णों को संयोजित करके पद या शब्द का निर्माण किया जाता है, पद या शब्द का निर्माण किया जाता है, जब वर्णों को संयोजित करके पद या शब्द का निर्माण किया जाता है, यही क्या कहलाता है, आपका
वर्ण संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? वर्ण संयोजन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा आम, लिखा आम, और मैंने लिखा अनार लिखा। तो यहाँ पास देखो आम का निर्माण कैसे हुआ है? जब मैं दो वर्णों को जोड़ा, आ और म को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, आ और म को मैंने जोड़ दिया, तब आपका आम का निर्माण हो गया। और आम क्या एक शब्द है। वैसे देखो अनार का निर्माण कैसे हुआ है? जब मैं अ और ना और र इन तीनों को जब मैंने जोड़ा, तब अनार शब्द का निर्माण हो गया। तो जब वर्णों को संयोजित करके पद या शब्द का निर्माण किया जाता है तो यही क्या कहलाता है? आपका वर्ण संयोजन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ण संयोजन एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको वर्ण के बारे में बताना है, आखिर वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण किसे कहते हैं आपको ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? आपका वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में विनय कुमार पाठक जी के अनुसार हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 39 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब वर्ण आपस में मिलता है तब शब्द का निर्माण होता है, और जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। जब वर्णों को हम लोग आपस में मिला देंगे, वर्णों का जब हम लोग संयोजन कर देंगे तब शब्द बन जाएगा, और जब शब्दों को आपस में मिला देंगे तब किसका निर्माण होता है? आपका वाक्य का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्ण संयोजन किसे कहेंगे? जब वर्णों को संयोजित करके पद या शब्द का निर्माण किया जाता है वही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने शब्द का निर्माण कर दिया वर्णों को संयोजित करके। उसके बाद वर्ण किसे कहा जाएगा? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? आपका वर्ण कहा जाता है। जब वर्णों को संयोजित करते हैं तब शब्द का निर्माण होता है, और जब शब्दों को संयोजित किया जाता है तब किसका निर्माण होता है? जी आपका वाक्य का निर्माण होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो वर्ण संयोजन के बारे में भी आपको पता लग गया और वर्ण के बारे में भी पता लग गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिए। आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया? देखिए, देशज और अनुकरणवाचक शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के एक एक उदाहरण लिखिए। मैंने बता दिया। वर्ण संयोजन एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका भी मैंने आंसर आप लोग को बता दिया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आपका प्रेरणार्थक धातु तथा नाम धातु से क्या आशय है? दो दो उदाहरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख बोल रहा है कि अवयव किसे कहते हैं? संबंध सूचक अवयव के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का क बोल रहा है कि प्रेरणार्थक धातु तथा नाम धातु से क्या आशय है? दो दो उदाहरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख बोल रहा है अवयव किसे कहते हैं? संबंध सूचक अवयव के दो उदाहरण लिखिए। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं प्रेरणार्थक धातु और नाम धातु किसे कहा जाता है। चलिए जी, जानते हैं प्रेरणार्थक धातु और नाम धातु किसे कहा जाता है, ठीक है। प्रेरणार्थक धातु किसे कहा जाएगा? तो ऐसी धातु जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। प्रेरणार्थक धातु किसे कहा जाएगा? देखो जी, पहला आपका प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक धातु। तो प्रेरणार्थक धातु किसे कहा जाएगा? आपका ऐसी धातु, ऐसी धातु, ऐसी धातु या क्रिया, ऐसी धातु या क्रिया जिसमें जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यही क्या कहलाता है जी? आपका प्रेरणार्थक धातु कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? प्रेरणार्थक धातु कहलाता है, ठीक है। प्रेरणार्थक धातु कहलाता है। इजी सा क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है। अगर कल के डेट में और क्वेश्चन आ जाए तो ही आपको बताना है कि ऐसी धातु जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक धातु कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं प्रेरणार्थक धातु का एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपका उठवाना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूंगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका उठवाना हो जाएगा, और जैसे कि दिलवाना, उठवाना दिलवाना इसका उदाहरण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक धातु के बाद क्या बोला गया आपका? नाम धातु। नाम धातु किसे कहा जाएगा? तो नाम धातु किसे कहा जाएगा जी? आपका नाम धातु का निर्माण किससे होता है? आपका संज्ञा या तो आपका विशेषण से होता है। तो नाम धातु के बारे में क्या ध्यान रखना है? वह क्रिया या वह धातु जिसका निर्माण, नाम धातु में क्या ध्यान रखना है आपको? वह धातु, वह धातु, नाम धातु में क्या ध्यान रखना है? वह धातु जिनका निर्माण, वह धातु जिनका निर्माण विशेषण या संज्ञा से होता है। 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 क्या कहलाता है जी? आपका नाम धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो। नाम धातु कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो, नाम धातु के उदाहरण आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नाम धातु के 2 उदाहरण आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी बहाने आप सर्च करोगे, थोड़ा देखोगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जी कि प्रेरणार्थक धातु और नाम धातु से क्या आशय है। तो प्रेरणार्थक धातु के बारे में मैंने बताया कि वे धातु जिसमें कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक धातु कहलाता है। और नाम धातु किसे कहा जाएगा? मैंने बताया कि नाम धातु का निर्माण आपका संज्ञा अथवा विशेषण के द्वारा होता है या विशेषण से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ख क्या बोल रहा है? अवयव किसे कहते हैं? संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क तो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क सॉल्व कर लिया। बारीक ख है, अवयव किसे कहा जाता है और संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए। अवयव मतलब इसी को आपका अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। अवयव या अविकारी शब्द तो वे शब्द जो लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वही आपका अवयव कहलाता है, ठीक है। तो अवयव किसे कहा जाएगा? देखिए, अवयव का हम लोग अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसका डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। अवयव किसे कहा जाएगा, ठीक है। अवयव किसे कहा जाएगा? देखो जी, अवयव, ठीक है, अवयव किसे कहा जाएगा इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका अवयव हो जाएगा। अवयव किसे कहेंगे? तो वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर, वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर, लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर, कारक के आधार पर, वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है जी? आपका अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव, ठीक है, अवयव कहलाता है। ये आपको याद रखना है। वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अवयव कहलाता है। और इसी अवयव को आपका अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसी को आपका अविकारी शब्द, इसी को आपका अविकारी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी शब्द किस में आते हैं? आपका अवयव में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि, एक बार मैं क्वेश्चन में आपको ले चल रहा हूं। देखो, आपका अवयव किसे कहते हैं आप लोग को पता लग गया। संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। एक सेकंड जी, मैं चले जा रहा हूँ वहाँ स्लाइड में। संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर हो जाएगा संबंध सूचक अवयव का, जैसे कि मैं बोलता हूँ आगे हो जाएगा, आपका पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? आपका संबंध सूचक अवयव के क्या है? आपका उदाहरण है, ठीक है। तो अवयव किसे कहेंगे? वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अवयव कहलाता है। इसी को अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। और संबंध सूचक अवयव के एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, तो मैंने बता दिया आगे पीछे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अवयव के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमसे? समासिक अधिकरण शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी लिखिए। और तीसरा का ख क्या बोला जा रहा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा बताते हुए इसके 2 उदाहरण लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है? समासिक अधिकरण शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण भी लिखिए। समासिक अधिकरण शब्द किसे कहते हैं? चलो देखते हैं समासिक अधिकरण शब्द किसे कहा जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं जी। समासिक अधिकरण शब्द, ठीक है, समासिक अधिकरण शब्द किसे कहा जाता है? समासिक
एक सेकंड, पेन चेंज कर दे रहा हूं मैं। सामासिक अधिकरण शब्द, सामासिक अधिकरण शब्द किसे कहा जाएगा? सामासिक अधिकरण शब्द तो वे शब्द जिसके प्रथम पद में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वे शब्द जिसके प्रथम पद में, वे शब्द जिसके प्रथम पद में एवं पर, में एवं पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। में एवं पर कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह का क्या होता है आपका? प्रयोग होता है। में एवं पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, क्या कहलाता है जी आपका? सामासिक अधिकरण शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? सामासिक अधिकरण शब्द कहलाता है। सामासिक अधिकरण शब्द कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वे शब्द जिसके प्रथम पद में एवं पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वही आपका सामासिक अधिकरण शब्द कहलाता है। जैसे कि देखो, अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा मुनि श्रेष्ठ, तो मैं कैसा लिख सकता हूं इसको? मुनियों में श्रेष्ठ। क्या लिख सकता हूं जी? मुनियों में श्रेष्ठ, है ना। मैं कैसा लिख सकता हूं इसको? आपका मुनियों में श्रेष्ठ लिख सकता हूं। मुनियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, वही मैं लिखता हूं कवि श्रेष्ठ, मैं लिखता हूं आपका कवि श्रेष्ठ। तो कवि श्रेष्ठ को मैं कैसे लिख सकता हूं? कवि श्रेष्ठ को मैं लिख सकता हूं कवियों में श्रेष्ठ। क्या लिख सकता हूं? कवियों में श्रेष्ठ लिख सकता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वे शब्द जिसके प्रथम पद में एवं पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वही आपका सामासिक अधिकरण शब्द कहलाता है। जैसे कि मुनि श्रेष्ठ में हमने देखा मुनियों में श्रेष्ठ हो जाएगा, और कवि श्रेष्ठ का अगर आप इसको तोड़ो, इसका व्याख्या करोगे कवि श्रेष्ठ का, तो आप क्या बोलोगे? कवियों में श्रेष्ठ बोलोगे। क्या बोलोगे जी आपका? कवियों में श्रेष्ठ बोलोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सामासिक अधिकरण शब्द। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो, सामासिक अधिकरण शब्द किसे कहते हैं? दो उदाहरण भी लिखिए, मैंने दो उदाहरण बता दिया। अब क्या बोला जा रहा है? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। इजी सा है। देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के रीति का बोध कराता है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? तो वे क्रिया विशेषण जो आपका क्रिया के रीति का बोध कराता है, वही क्या कहलाता है? जो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चलो मैं लिख दे रहा हूं, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है। ठीक है, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की, जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है। क्रिया के होने की रीति का क्या कराता है? बोलो, बोध कराता है। क्या कहलाता है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है जी आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो आपको बताना है वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है, क्या कहलाता है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्या बोला गया है आपसे? बोला गया है इसके उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं आपका, मनोज ध्यान से चलता है। मैंने उदाहरण लिखा, पहला उदाहरण आपका मनोज ध्यान से चलता है। मनोज ध्यान से चलता है। दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा, जैसे कि आपका नवीन सदैव सत्य बोलता है, या नवीन सत्य बोलता है। ठीक है, इसमें कौन सा आपका क्रिया विशेषण है? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नवीन हमेशा सत्य बोलता है, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण, मनोज ध्यान से चलता है, नवीन हमेशा सत्य बोलता है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क भी हो गया और आपका ख भी हो गया, है ना जी। क भी हो गया आपका और ख भी हो गया। अब बारी किसका? देखो क्वेश्चन नंबर चौथा,
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पे। देखो पहला दूसरा तीसरा हमने पूरा सॉल्व कर लिए, है ना। सब में बस डेफिनेशन को ही आपको बताने हैं, डेफिनेशन ही आपको पूरा बताने थे तो हमने बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर चौथा का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए बोला जा रहा है। देखो चक्षु, चक्षु का पर्यायवाची एक एक बोला जा रहा है, मैं बहुत सारा आप लोग को बता दूंगा। चक्षु, चक्षु किसका पर्यायवाची होता है, चक्षु। तो चक्षु आपको ध्यान रखना है, चक्षु आंख को बोलते हैं, चक्षु आपका नेत्र को कहा जाता है, चक्षु आपका लोचन को कहा जाता है, चक्षु आपका ज्योति को कहा जाता है, चक्षु आपका अंबक को कहा जाता है, ठीक है। ये सब नेत्र का पर्यायवाची होता है, आंख का, और इसी को चक्षु के नाम से जानते हैं। अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची होता है, कमल का, तो कमल हो जाएगा। कमल के बाद आपका जलज हो जाएगा, जलज के बाद नीरज हो जाएगा, नीरज के बाद आपका वारिज हो जाएगा, वारिज के बाद आपका अंबुज हो जाएगा, अंबुज के बाद आपका तोयज हो जाएगा, तोयज के बाद आपका सरोज हो जाएगा, सरोज के बाद आपका पंकज हो जाएगा, पंकज के बाद आपका नलीन हो जाएगा, नलीन के बाद आपका सरसीज हो जाएगा। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग को जो अच्छे से याद हो जा रहा है उसको आपको याद करना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सरसीज हो जाएगा। ये सब किसके उदाहरण है, आपका कमल के पर्यायवाची के उदाहरण है, ठीक है, मतलब कमल के पर्यायवाची है सब, ठीक है। वसुधा, वसुधा किसका पर्यायवाची होता है, वसुधा होता है आपका किसका, भूमि का। तो आपका भू हो जाएगा, भू, भू के बाद मही, मही के बाद आपका अवनी हो जाएगा, अवनी के बाद क्षिति हो जाएगा, क्षिति के बाद आपका धरा हो जाएगा, धरा के बाद आपका वसुंधरा हो जाएगा, वसुंधरा के बाद आपका वसुधा हो जाएगा, ठीक है। ईला हो जाएगा, अचला हो जाएगा, वसुधा, उसके बाद ईला हो जाएगा, अचला हो जाएगा। ये सब पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, भूमि का पर्यायवाची होता है। उपालंब, उपालंब का पर्यायवाची हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, आपका शिकायत हो जाएगा, शिकायत, शिकायत हो जाएगा, ठीक है, शिकायत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका शंका हो जाएगा, शिकायत शंका, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, आपका उपालंब का, ठीक है, शिकायत हो जाएगा, शंका हो जाएगा। तो एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए बोला गया, मैंने बहुत सारे आप लोग को बता दिया। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा का ख क्या बोलता है, देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द बताना है। रचना, रचना का विलोम क्या हो जाएगा, रचना का विलोम हो जाएगा जब का विध्वंस, रचना का विध्वंस हो जाएगा। विसर्जन, विसर्जन का विलोम आवाहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवाहन हो जाएगा। उसके बाद मोक्ष का, मोक्ष का हो जाएगा आपका बंधन, मोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका बंधन हो जाएगा। अब आगामी, आगामी का विलोम क्या होगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो कुछ कुछ को आपको भी बताना है ना, इससे क्या होगा आपका, तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहोगे, बताना है आगामी का विलोम क्या होगा। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। तो विलोम शब्द बताना था, रचना का विध्वंस हो जाएगा, विसर्जन का आवाहन हो जाएगा, मोक्ष का बंधन हो जाएगा, ठीक है। आगामी का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। विलोम शब्दों को विपरीत अर्थक शब्द या उल्टा शब्द के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर पांचवा का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा का ये बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो मैं इसका अर्थ बताऊंगा, है ना, इन सब का मैं अर्थ बताऊंगा, अर्थ के बाद आप वाक्यों में इसको प्रयोग करिएगा। देखो पहला, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखकर उसके वाक्यों में प्रयोग कीजिए बोला जा रहा है। तो देखो पहला क्या है आपका, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जब का आजन्म, ठीक है, आजन्म। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, सॉरी एक सेकंड, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो इसको क्या बोला जाएगा आपका अजात शत्रु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा जी आपका अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो छाती के बल पर गमन करता हो उसे क्या बोला जाता है, उरग कहा जाता है, उरग अर्थात जो छाती के बल चलता है। जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता हो उसे क्या बोला जाता है, भूगर्भवेत्ता। क्या बोलते हैं जी, भूगर्भवेत्ता। जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता है उसको भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो छाती के बल पर गमन करता हो उसको उरग कहा जाता है ना, उरग है ना, ये आपका अम की मात्रा नहीं है, क्या है आपका उरग है, उरग ऐसा। और जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता है उसे क्या बोला जाता है, भूगर्भवेत्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, भूगर्भवेत्ता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब आपसे तद्भव रूप पूछा जा रहा है, इस सब का तद्भव रूप क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। देखिए घृणा,
एक तो ये जानो कि सबसे पहले तत्सम या तद्भव शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत से जो बनकर नए हिंदी शब्द बनते हैं संस्कृत से, उसी को आपका क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, घृणा का तद्भव क्या हो जाएगा, घृणा का घीन हो जाएगा। घृणा का क्या होगा, जब आपका घीन हो जाएगा, है ना, एक सेकंड, घृणा का क्या होगा, घृणा का आपका घीन हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रतिच्छाया का परछाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परछाई हो जाएगा। उसके बाद चित्रक, चित्रक का चीता हो जाएगा, चीता। ठीक है, और आपका अपूप का क्या हो जाएगा, आपका अपूप का हो जाएगा जब आपका पुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका पुआ हो जाएगा, अपूप का पुआ हो जाएगा। ठीक है, तो तद्भव रूप आपको लिखना था, घृणा का क्या हो जाएगा, आपका घीन हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छाया का क्या होगा, आपका परछाई हो जाएगा, और आपका चित्रक का चीता हो जाएगा, और आपका अपूप का क्या हो जाएगा, जब आपका पुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुआ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां का क में चलते हैं, उसके बाद ख को सॉल्व करेंगे। क क्या बोल रहा है, देखो, अव्ययी भाव समास को परिभाषित करते हुए उसके 2 उदाहरण दीजिए। चलिए अब देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहा जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास किसे कहा जाएगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहा जाएगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसे कहा जाएगा, तो वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, क्या कहलाता है जी, आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास के पूर्व पद में आपको यथा, प्रति, बे, बा, अधि, अनु, इन सभी उपसर्गों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपको बताना है अव्ययी भाव समास, अव्ययी, ठीक है, अव्ययी भाव समास समास के पूर्व पद में, अव्ययी भाव समास के पूर्व पद में यथा, प्रति, बे, बा, अधि, अनु, प्रति, है ना, नीर आदि उपसर्गों का प्रयोग देखने को मिलता है। आदि उपसर्गों का प्रयोग देखने को मिलता है, आदि उपसर्गों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास के बारे में। एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कि मैं बोलता हूं जी आपका यथाशक्ति, मैंने बोला यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का समास वगैरह करोगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं आपका प्रतिदिन का समास वगैरह क्या हो जाएगा, आपका हर एक दिन, क्या हो जाएगा, आपका हर एक दिन हो जाएगा। तो देखो यहाँ यथाशक्ति में यथा का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा होगा, यथा उपसर्ग का, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा होगा। यही तो मैंने बोला है कि अव्ययी भाव समास के पूर्व पद में यथा, प्रति, बे, बा, अधि, अनु, प्रति, नीर आदि उपसर्गों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यथाशक्ति में यथा का प्रयोग देखने को मिल रहा है, प्रतिदिन में आपको प्रति का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। आगे समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिखते हैं, देखिए हमने जान लिया अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6वां का क भी हमने क्या कर लिया जी, सॉल्व कर लिया। अब बारी किसका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां का क हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी किसका है, अब बारी है ख का। तो ख क्या बोल रहा है, देखिए ख बोल रहा है निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह कर समास के नाम लिखिए। निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह कर समास के नाम लिखिए। आनंद मग्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आनंद में मग्न, क्या हो जाएगा आपका, आनंद में मग्न हो जाएगा, आनंद में मग्न हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें। श्वेत है पत्र जो, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये पहला कौन सा समास होगा जी, आपका तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास के प्रकार में भी बात करूं तो आपका ये किसमें हो जाएगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा। श्वेत पत्र, तो श्वेत है पत्र जो, ये आपका किस में आएगा, कर्मधारय समास में आएगा। किस में आएगा बोलो, कर्मधारय समास में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी, तो 8 अध्यायों का समूह, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, 8 अध्यायों का समूह, इसको क्या बोला जाता है, आपका अष्टाध्यायी कहा जाता है। और ये कौन से समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का प्रथम पद सदैव क्या होता है, आपका संख्यावाचक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर, तो वह जिनके शिखर में चंद्रमा है, वह जिनके शिखर में
चंद्र है, वह जिनके शिखर में चंद्र है। मतलब बात किसके बारे में हो रहा है, शिव जी के बारे में बात हो रहा है। मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आनंद मग्न का समास वगैरह हो जाएगा, आनंद में मग्न तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र, श्वेत है पत्र जो कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह द्विगु समास। और चंद्रशेखर वह जिसके शिखर में चंद्रमा है, वो क्या हो जाएगा आपका, चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में संधि विच्छेद करना है। देखिए निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला अध्ययन, अध्ययन का संधि विच्छेद करना है आप लोग को। अध्ययन का हो जाएगा जी आपका अधिधन, क्या हो जाएगा आपका, अधिधन आपका अयन हो जाएगा, अधिधन अयन अध्ययन हो जाएगा। शावक, सौधन क्या हो जाएगा, सौधन आपका अक हो जाएगा, शावक। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत्धन क्या हो जाएगा जी आपका, शिष्ट हो जाएगा, उत्धन शिष्ट। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, उच्छिष्ट हो जाएगा। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको मुझे कमेंट में बताना है, बहुत सिंपल सा है। क्या हो जाएगा, मध्वाचार्य का आपका मधुधन क्या हो जाएगा आपका, आचार्य हो जाएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं, मधुधन क्या हो जाएगा आपका, आचार्य हो जाएगा, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य हो जाएगा। अध्ययन का क्या होगा, अधिधन अयन, ठीक है। शावक का सौधन आपका अक हो जाएगा, उच्छिष्ट का उत्धन शिष्ट हो जाएगा, और मध्वाचार्य का मधुधन क्या हो जाएगा, जब का आचार्य हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखिए, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखिए। तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट। किसी भी भाषा को पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय कुछ समय के लिए रुका जाता है, जिससे भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे आपका विराम चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, अगर आपको भाषा को अच्छे से समझना है, अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है ना, तो आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आप जब विराम चिन्ह का प्रयोग करते हो तो भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में इन्हीं विराम चिन्हों को, हिंदी में इन्हीं आपका विराम चिन्हों को ठहराव या रुकावट के नाम से भी जानते हैं। और प्रमुख, अगर मैं विराम चिन्ह की बात करूं तो प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन सा है, देखो मैं प्रमुख विराम चिन्हों के नाम लिख रहा हूं जी, ठीक है। प्रमुख विराम चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्ह के मैं नाम लिख दे रहा हूं। हालांकि सब जानते होंगे। अगर मैं बात करता हूं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा, इसका साइन ऐसा होता है। दूसरा आपका उप विराम हो जाएगा, उप विराम, और उप विराम का साइन कैसा होता है, ये होता है। अगर मैं बात करता हूं तीसरा अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का साइन कैसा होता है जी, अर्ध विराम का ऐसा होता है। अगर मैं बात करता हूं अर्ध विराम के बाद आपका अर्ध विराम हो गया, सॉरी ये अल्प विराम है ना, अर्ध बोल दिया था, ये आपका अल्प विराम है। ये क्या है जी, आपका अल्प विराम है, ठीक है। अल्प विराम का साइन ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करता हूं तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, सभी को पता है। अगर मैं आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात करता हूं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह का साइन कैसा होता है, तो विस्मयादि बोधक का साइन ऐसा होता है। अगर मैं बात करता हूं अनुकरण, अनुकरण चिन्ह, अनुकरण चिन्ह, तो अनुकरण चिन्ह कैसा होता है, इसी को आपका अवतरण, अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को आपका किस नाम से जानते हैं, अवतरण। एक सेकंड, अवतरण चिन्ह ना, अनुकरण हो गया था, अवतरण चिन्ह, अवतरण, अवतरण चिन्ह की मैं बात करता हूं तो अवतरण चिन्ह कैसा होता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, अवतरण चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कोष्टक चिन्ह, तो सभी को पता होगा, ये कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। हिंदी में बड़ा कोष्टक का भी प्रयोग होता है, छोटा कोष्टक का भी प्रयोग होता है। अगर मैं बात करता हूं हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, हंस पद या आपका त्रुटि बोधक, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह की अगर मैं बात करता हूं तो इसका साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं आपका समासिक चिन्ह का, समासिक चिन्ह, समासिक चिन्ह को किस नाम से जानते हैं, आपका योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह की बात करता हूं, आप सब प्रयोग भी करते होंगे। समाप्ति सूचक चिन्ह ये कैसा होता है, ये होता है आपका ऐसा होता है, ठीक है। कई लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब आपका प्रमुख विराम चिन्ह है, और आप लोग पता होगा तो और आप लोग बता सकते हो, लेकिन इतना आपने आंसर में बता दिया तो सफिशियंट है। विराम चिन्ह का आपको परिभाषा बताना है, उसके बाद बता देना है कौन कौन से प्रमुख आपका विराम चिन्ह है, ठीक है जी। तो विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव, रुकावट।
किसी भी भाषा को पढ़ते समय, बोलते समय, लिखते समय कुछ समय के लिए रुका जाता है, जिससे भाषा अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में इसी ठहराव या रुकावट को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, आपका विराम चिन्ह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने बता दिया प्रयुक्त विराम चिन्हों के बारे में, कौन कौन सा विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह के हमने नाम लिखे और कौन कौन सा चिन्ह होता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।